तो बेटे अब हम यहाँ पर समझते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? दो कर्म वाली क्रिया क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण, माँ नौकर को भात देती है। तो यहाँ पर हम कैसे पता करें कि यहाँ पर दो कर्म वाली क्रिया है? जैसे माँ नौकर को भात देती है। अब यहाँ पर हम फिर क्या अथवा किसको शब्द से प्रश्नवाचक शब्दों से इस वाक्य में प्रश्न करेंगे। अगर हमें दोनों ही शब्दों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया। जैसे माँ नौकर को भात देती है। अब नौकर की जगह अगर हम किसको रखकर प्रश्न करते हैं, माँ किसको भात देती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्राप्त होगा नौकर। तो यहाँ पर एक कर्म हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या, माँ नौकर को क्या देती है, तो उत्तर क्या आएगा? भात देती है। तो यहाँ पर हमें यह प्राप्त हो गया, दोनों ही शब्दों से हमें कर्म प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। ऐसे ही पिताजी ने मुझे गणित समझाया। तो पिताजी ने क्या समझाया? गणित समझाया। किसे समझाया? मुझे। किसको समझाया? मुझे समझाया, ठीक है। पर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यह दो कर्म है जिसमें एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। तो मुख्य कर्म की पहचान क्या होती है? यह क्रिया के साथ रहता है, जैसे भात या गणित, अर्थात यह क्रिया के साथ रहता है। क्रिया के साथ, जैसे देना क्रिया है, इसके साथ भात है, ठीक है। तो भात क्या है? मुख्य कर्म है। और मुख्य कर्म क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है। और अप्राणीवाचक शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे कि वह किसी पदार्थ या वस्तु से संबंधित होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अप्राणीवाचक कहते हैं। अप्राणीवाचक क्या होता है? वो चेतन होता है, अर्थात वो प्राणी जाति से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मुख्य कर्म की पहचान हम मुख्य क्रिया के साथ यह होता है। और इसकी पहचान हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे जब हम किसी वाक्य में क्या से क्या प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न करेंगे, जो हमें वो उत्तर प्राप्त होगा तो वह मुख्य कर्म होगा, अथवा किसको लगाने पर जब उत्तर आएगा तो वहाँ पर क्या होगा? गौण कर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भात और गणित क्या है? मुख्य कर्म है। और नौकर और मुझे क्या है? गौण कर्म है, ठीक है। यह प्राणीवाचक है, नौकर और मुझे, और भात और गणित क्या है? अप्राणीवाचक है। अब हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रियाभेद। संरचना के आधार पर क्रियाभेद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो ऐसी स्थिति में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ माली से पौधे लगवाती है, शरारती मोहन ने अध्यापक से नलिन को पिटवाया, ठीक है। यहाँ पर जो है इस वाक्य में जो है किसी को प्रेरित करके कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि प्रेरणार्थक क्रिया में 2 प्रकार के कर्ता होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रेरक कर्ता और दूसरा होता है प्रेरित कर्ता। जो कार्य करवाता है वो क्या होता है? प्रेरक कर्ता होता है। जैसे माँ माली से पौधे लगवाती है तो माँ क्या है? प्रेरक करता है। और माली पौधे लगाता है प्रेरित होकर, तो वो क्या है? प्रेरित करता है। ऐसे ही शरारती मोहन क्या है? प्रेरक करता है। और अध्यापक क्या है? प्रेरित करता है। और इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? लगवाना अथवा पिटवाना, ठीक है। और प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता खुद भी कार्य में सम्मिलित होते हुए प्रेरणा देता है तब वहाँ पर क्या होता है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे पंडित जी भक्तों को कथा सुनाते हैं। तो पंडित जी भक्तों को कथा सुनाते हैं तो पंडित जी भक्तों के साथ क्या है? सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे नीरज मुझे गीत सुनाता है, तो नीरज मुझे गीत सुनाता है, तो इसमें दोनों ही लोग क्या है? सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसा कि अभी आपने ऊपर समझा, वह नलिनी से पत्र लिखवाती है। वह क्या करती है? नलिनी से पत्र लिखवाती है। वह जो खुद काम ना करके नलिनी से कार्य को करवा रही है। तो यहाँ पर क्या है? प्रथम
प्रेरणार्थक क्रिया ना होकर क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाता है। जैसे पिताजी मुझसे समाचार पत्र मंगवाए, तो पिताजी ने मुझसे समाचार पत्र मंगवाया। पिताजी ने कार्य को स्वयं नहीं किया, अर्थात पिताजी क्या है, करता है। तो आपने समझ लिया कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता जो है खुद भी उस कार्य में सम्मिलित होकर जब कार्य करवा रहा हो तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद ना करके दूसरे से कार्य को करवाता है, तो वहाँ पर क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। नीरू हमें पढ़ाती है, तो नीरू पढ़ाने का कार्य कर रही है और हमारे साथ सम्मिलित होकर, तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और नीरू अध्यापिका जी से पढ़वाती है, तो नीरू खुद ना कार्य करके अध्यापिका जी से करवा रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। और अब हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं क्या होती हैं, नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लालच से ललचाना, फिल्म से फिल्माना। तो यहाँ पर जो है नाम धातु क्रियाएं 4 प्रकार से बनती हैं, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और अनुकरणवाची शब्दों से। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, रंग, लाज, खर्च, हाथ, शर्म और बात। तो रंग से क्या होगा, रंगना, लाज से लजाना, खर्च से खर्चना, हाथ से हथियाना और शर्म से शर्माना तथा बात से बतियाना। या फिर इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि आना प्रत्यय जोड़ करके इस तरह के शब्दों को नाम धातु क्रियाएं, शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनती है। ठीक है। अब सर्वनाम शब्दों से, जैसे अपना से अपनाना। और विशेषण शब्द इसमें कौन कौन से, गरम, साठ, चिकना, लंगड़ा। तो ये सभी क्या है, इनसे जो नाम धातु क्रियाएं बनी, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, साठ से सटियाना और लंगड़ा से लंगड़ाना। ऐसे ही एक शब्द महक से महकाना। ठीक है। और अनुकरणवाची शब्द क्या होते हैं, अनुकरणवाची शब्दों से किस प्रकार से नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। तो सबसे पहले तो हम अनुकरणवाची शब्द समझते हैं कि अनुकरणवाची शब्द होते क्या हैं। अनुकरणवाची शब्द वे होते हैं जो किसी वस्तु, पदार्थ अथवा जीव की जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि को हम क्या करते हैं, शब्दों द्वारा प्रकट करते हैं, तो वे अनुकरणवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे घोड़े की आवाज़ कैसे हिन हिन की आवाज़ आती है, तो उसको शब्दों में प्रकट किया गया हिन हिन, तो ये क्या हो गया, अनुकरणवाची शब्द हो गया। और इसका नाम धातु प्रत्यय बनी हिन हिनाना। और जैसे खटखट का खटखटाना। तो बेटा आपको नामकरण क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, अर्थ विशेष के प्रकटीकरण के लिए जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ मिलकर आती हैं तथा पूर्ण क्रिया बनती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब 1, 2 या 2 से अधिक अथवा 2 क्रिया हो या फिर उससे अधिक क्रिया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ चुका में पढ़ और चुका क्या है, 2 क्रिया है। ठीक है। तो इन दोनों को मिलकर क्या बन गई, संयुक्त क्रिया। जैसे लिख चुका, खेल रहा, तो ये दो क्रियाएं हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त क्रिया है। यहाँ पर बताया गया संयुक्त क्रिया में पहले क्या है, मूल क्रिया होती है और इसके बाद की जो क्रिया होती है वह रंजक क्रिया कहलाती है। अब रंजक क्रिया क्या होती है, रंजक क्रिया के जुड़ने से जो मूल क्रिया होती है वो क्या होती है, और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है। जैसे वह सो, बस सो जो है मूल क्रिया, अगर हम गया को ना लगाएं तो क्या होगा, वह सो। तो ये मतलब शब्द जो है क्या है, प्रभावशाली नहीं हो, उतना प्रभावित रूप से क्या है, प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो जैसे वह सो गया, तो जो रंजक क्रिया का कार्य होता है वह मूल क्रिया को क्या है, और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है। ठीक है। अब पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया जहाँ मुख्य क्रिया से पूर्व एक अन्य क्रिया का होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खाकर विद्यालय गया, इस वाक्य को हमें पढ़कर ही ऐसे ही
ज्ञात हो रहा है कि इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जैसे वह खाना खाकर विद्यालय गया, तो पहले उसने कौन सा कार्य किया होगा, उसने पहले खाना खाया, उसके बाद वह विद्यालय गया। वह टेलीविज़न का कार्यक्रम देखकर सो गया, तो उसने पहले टेलीविज़न देखा और उसके बाद वह सो गया। तो पहले उसने कौन कौन से कार्य किए, पहले उसने खाना खाया और यहाँ पर उसने सबसे पहले टीवी देखा, उसके बाद सो गया। तो एक तो पहचान इस तरह से हो गई, ठीक है। और दूसरी पहचान जो यहाँ पर कर शब्द आया है पूर्वकालिक क्रिया में, तो इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं कि जिस शब्द में यह इस तरह से कर शब्द लगा हो, शब्द अर्थात प्रत्यय लगी हो, तो वहाँ पर क्या होता है, उस शब्द में क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, शब्दों के अंत में शब्दांश या प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। कृदंत क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, वर्तमानकालिक कृदंत क्रियाएं, भूतकालिक कृदंत क्रियाएं, पूर्वकालिक कृदंत क्रियाएं और क्रियार्थक कृदंत क्रियाएं। तो जैसे जब चल धातु में ता प्रत्यय जोड़ी गई तो क्या बन गई, वर्तमानकालिक कृदंत क्रिया, चलता अथवा लिखते, ठीक है। ऐसे ही भूतकालिक कृदंत में भाग धातु में आ प्रत्यय जोड़ी गई तो क्या बन गया, भागा, और यहाँ पर ई जोड़कर बैठी। और पूर्वकालिक कृदंत क्रिया क्या है, जैसे सो में कर प्रत्यय जोड़कर क्या बन गया, सोकर, और चल में कर प्रत्यय जोड़कर चलकर। और क्रियार्थक कृदंत क्रिया कैसे बनी, जैसे खेल में ना प्रत्यय जोड़कर खेलना और देख में ना प्रत्यय जोड़कर के देखना। तो कृदंत क्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। ये शब्दों के अंत में शब्दांश या प्रत्यय जोड़ करके जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहलाती है। और क्रिया के अन्य रूप देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि तात्कालिक क्रिया, एक ही क्रिया के समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो वहाँ पर क्या होती है, तात्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे घुड़सवार घोड़े पर बैठते ही हवा से बातें करने लगा, अर्थात उसने जैसे ही पहली क्रिया की उसके बाद उसने क्या, दूसरी क्रिया शुरू कर दी, तो उसे हम क्या कहते हैं, तात्कालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में निमित्त मुख्य क्रिया ही की जाए तो वहाँ पर क्या होती है, क्रियार्थक क्रिया होती है। जैसे वह परीक्षा देने विद्यालय गया, तो यहाँ पर क्या मुख्य क्रिया क्या है, विद्यालय जाना, तो वह परीक्षा देने के लिए विद्यालय गया। और किसके लिए गया, परीक्षा देने के लिए, तो क्या है, निमित्त मुख्य क्रिया है। तो बेटा आपको क्रिया जो है समझ में आ गई होगी कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है। और क्रिया जो है भेद के आधार पर 2 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और यहाँ पर संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और ये जो मुख्य बातें दी हैं इससे जो है हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी कार्य के होने या किए जाने अथवा किसी घटना, स्थिति या अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। और संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।